नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बुलिंग या रेसिज्म के बारे में। ये प्रोजेक्ट किया गया है इम्प्रूविंग न्यूकमर्स मेंटल हेल्थ थ्रू एजुकेशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज के अंतर्गत। और हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे क्योंकि ये परियोजना फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज के समर्थन के माध्यम से संभव हो पाई है। इसे विकसित किया है, प्रस्तुत किया है डॉक्टर पॉली चावला ने, जो कि एक रजिस्टर्ड प्रोविजनल साइकोलॉजिस्ट हैं। और इसे डिज़ाइन किया है और इसे आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ हिंदी में। मेरा नाम कविता है और मैं इस प्रोग्राम की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। असिकुरणीय डिस्क्लेमर। प्रस्तुतियों की श्रृंखला सार्वजनिक शिक्षा के एकमात्र उद्देश्य के लिए विकसित की गई है और कुछ सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। प्रस्तुतियाँ शोधकर्ता या लेखक के विचारों को व्यक्त करती हैं और ज़रूरी नहीं है कि वह यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन के विचारों का प्रतिनिधित्व करती हों। फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। यह प्रस्तुति पेशेवर सलाह नहीं देती है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी अच्छी तरह से शोधित है, हम इसकी सटीकता की गारंटी नहीं देते हैं। यूसीसीए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सामग्री पर निर्भरता के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यूसीसीए और संपादक कॉपीराइट या किसी अन्य गम्य मुद्दों के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। आइए बात करते हैं लेखक के बारे में। डॉक्टर पॉली चावला अल्बर्टा प्रांत में एक रजिस्टर्ड प्रोविजनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास लगभग 20 सालों का अनुभव है। उन्होंने 2011 में नई दिल्ली के एक विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की उपाधि प्राप्त की है। ये एक चिकित्सक के रूप में या थेरेपिस्ट के रूप में उत्तरी अमेरिका में बसने से पहले अफ्रीका और एशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम करते हुए करियर की शुरुआत कर चुकी हैं। ये PTSD, complex trauma, psychiatric conditions such as psychotic spectrum disorders, borderline personality disorders, mood and anxiety disorders, eating disorders, chronic pain and motor vehicle और workplace accidents में विशेषज्ञ हैं। ये सर्वाइवर्स और अब्यूज की सेवा या सहायता करने में भी माहिर है। ये एक प्रमाणित EMDR थेरेपिस्ट और इंटरनल फैमिली सिस्टम थेरेपिस्ट के रूप में भी काम करती है। आइए बात करते हैं बुलिंग के बारे में। बुलिंग क्या है? इसकी मूल परिभाषा है कि बार बार जानबूझकर किया गया आक्रमण, जहां हमलावर और पीड़ित के बीच में वास्तविक या कथित शक्ति असंतुलन होता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? रिपीटेशन, बार बार होता है, इंसल्टिंग होता है, पेनफुल होता है। और बुलिंग जो होता है वो एक पैटर्न के रूप में मोस्टली मिलता है। तो या तो जो पर्सन है वो बार बार रिपीटेडली इस तरह का बिहेवियर कर रहा है और ये उसको ज़रूरत होती है कि मैं ऐसा काम करूँ। वहाँ पे पावर इम्बैलेंस होता है। ज़्यादातर धमकाने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से या तो ज़्यादा मजबूत होता है, सोशली रूप से ज़्यादा पॉपुलर होता है, या फिर मोर अडेप्ट होता है टेक्निकली, जैसे कि साइबर बुलिंग के मामले में। या फिर उसके पास एक इंस्टीट्यूशनल शील्ड और अथॉरिटी होती है जिसको वो यूज़ कर सकता है। पावर इम्बैलेंस में जो होता है नुकसान पहुंचाने का इरादा होता है, ये जानबूझकर किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है डराना, इंसल्ट करना या लोगों को सोशली आइसोलेट करना। क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? फिजिकल बुलिंग, तो फिजिकली मारना, लात मारना, ठोकर मारना, धक्का देना, थूकना या उसके किसी निजी सामान को नुकसान पहुंचाना। इसका सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जब भी फिजिकल एग्रेशन होता है तो पीड़ित को तुरंत भय का अनुभव होता है। वो उसको डर लगता है कि उसका कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, उसको डेंजर का अनुभव होता है। जहाँ तक कि नॉर्मल कंडीशंस में भी वो नॉर्म अपने आप को फियर के उसका फियर जो होता है वो हाइटेंड हो जाता, बढ़ जाता है, उसको हार्म का एंटिसिपेशन होता है और वो हाइपर विजिलेंट बन जाता है। तो न्यूट्रल इंटरेक्शंस में या सिचुएशंस में भी वो नॉर्मल नहीं रहता। वर्बल बुलिंग, गलत नामों से बुलाना, गाली देना, चिढ़ाना, धमकी देना, नस्लीय या फिर जेंडर रिलेटेड गालियाँ देना और अश्लील टिप्पणियाँ करना इसमें शामिल है। शब्दों का इस्तेमाल शर्म, अपराधों या संदेह पैदा करने के लिए किया जाता है। इस तरह के हमले जो होते हैं वो लंबे तरह के जो डैमेजेस होते हैं वो लंबे टाइम तक के लिए वो छोड़ देते हैं स्थायी घाव। उनके अंदर अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है या रेस्पेक्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो बोलते हैं कि मैं बेकार हूँ, मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता। इस तरह की नकारात्मक धारणाएं बढ़ जाती हैं। रिलेशनशिप या सोशल बुलिंग, अफवाहें फैलाना, ग- करना या गलत बातें लोगों के बारे में करना, जानबूझकर किसी अपने सहकर्मी को समूह से बाहर कर देना, अलग थलग करना, दोस्ती में जो है मैनिपुलेशन करके उनको अलग कर देना,
ये ज़्यादातर जो बचपन में या किशोरावस्था में पाया जाता है और उस व्यक्ति को अपनेपन की भावना और उसकी सार्वजनिक जो पहचान होती है उसके ऊपर ये हमला कर देता है। ज़्यादातर क्योंकि ये सोशली या ओपनली नहीं होता है, बंद दरवाज़ों के पीछे होता है, फुसफुसा कर झूठ बोला जाता है, तो अडल्ट लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो जब तक नुकसान पहले से बढ़ ना जाए कई बार पता नहीं चलता। साइबर बुलिंग इसके उदाहरण हैं कि जैसे कि किसी भी वेबसाइट के माध्यम से धमकी देना या फिर सोशल मीडिया पे आपको निशाना बनाना, आपकी इमेज को या आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको गलत तरीके से शेयर करना या उसका मजाक बनाना। साइबर बुलिंग 24 घंटे पर होती है, सार्वजनिक होती है, स्थायी होती है, पीड़ित के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं होती है और डिजिटल जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी फैलती है और लंबे समय तक ऑनलाइन बनी रह सकती है। रेसिज्म एक तो बुलिंग है, अब एक रेसिज्म। रेसिज्म में क्या होता है कि ये एक विश्वास प्रणाली और प्रथाओं का समूह है जो कि ये दावा करता है कि एक जो पर्टिकुलर एथनिसिटी है या नस्लीय समूह समूह वो या तो ज़्यादा अच्छे हैं या ज़्यादा खराब हैं। ये हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक और संस्थागत जो सिस्टम होता है उसकी वजह से री होता जाता है। तो इंडिविजुअल या इंटरपर्सनल रेसिज्म आपको आपके एथनिक गालियाँ देना या गलत बातें बोलना आपके बारे में, अपमानजनक चुटकुले बनाना या त्वचा के रंग पर आधारित स्टेरियोटाइप्स को प्रमोट करना। ज़्यादातर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में जो होता है इसकी वजह से एक इंटरनलाइज्ड डर बैठ जाता है या एक एंग्जाइटी हो जाती है और उन्हें डर लगने लगता है कि हम हर सिचुएशन इसी तरह की होगी। एक होता है इंटरनलाइज्ड रेसिज्म या रेसिस्ट लोग ये क्या करते हैं कि किसी जो हाशिए पे पड़े लोग होते हैं उनके जातीय जो संबंध होते हैं उनकी क्षमताओं के बारे में और उनके इंटरनल वैल्यूज़ के बारे में गलत तरह के संदेश फैलाते हैं। इसका मैनिफेस्टेशन कैसा होता है कि कोई भी जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूरी बना लेते हैं, उनको अपनी कल्चरल हेरिटेज से शर्म आने लगती है। इंस्टीट्यूशनल या सिस्टमेटिक रेसिज्म बहुत सारे कंट्रीज या संस्थाएं जो होती हैं उनकी नीतियाँ या प्रथाएं या मानदंड इस तरह के होते हैं कि जो कुछ नस्लीय लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो क्लियरली नेगेटिवली मोटिवेटेड हो या नहीं हो। तो इसके उदाहरण क्या-क्या हो सकते हैं एजुकेशन में? जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ जगह पर वाइट स्टूडेंट्स को के बजाय ब्लैक स्टूडेंट्स को निलंबित करना या स्कूल से हटा देना ईज़िली होता है क्योंकि वो सोचते हैं कि ब्लैक स्टूडेंट्स जो है वो गलत व्यवहार करेंगे। जो यूरोसेंट्रिक उनका जो मेंटालिटी होती है इसकी वजह से बाकी जो भी एथनिसिटीज़ होती हैं उनको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ऐसी तरह की ट्रैकिंग प्रणालियाँ होती हैं कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होती हैं वो अ, अच्छे तरह के कोर्सेज़ से उनको ईज़िली एक्सेस नहीं कर सकते जो अच्छे कोर्सेज़ होते हैं, बल्कि उनको एक जो डाउनग्रेड या मीडियोकर लेवल के कोर्सेज़ हैं उन्हीं में एडमिशन दिया। डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन क्या है? कुछ किसी स्पेशल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, जैसे आपकी जाति, लिंग, धर्म, क्षमता या आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन और आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्थिति के हिसाब से लोग आपके साथ अगर अन्यायपूर्ण या स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन। एक तो होता है ओवर डिस्क्रिमिनेशन जो कि क्लियर होता है, जैसे किसी छात्र को उसके धर्म की वजह से एडमिशन नहीं दिया जाए या उनको बोले कि तुम साइंस के लिए ठीक नहीं हो, या किसी डिसेबल्ड स्टूडेंट को बोले कि तुम स्लो हो या तुम इस काम को करने के काबिल नहीं हो। तो इससे क्या होता है कि उनमें हीनता की भावना बढ़ जाती है, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, उनको सलाह सहायता लेना नहीं होता है या वो मानते हैं कि मैं कोई भी काम जो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए करूँगा वो वेस्ट है। एक होता है सटल डिस्क्रिमिनेशन या माइक्रो एग्रेशन। ये बहुत क्लियरली नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है कि अनजाने में कही जाने वाली बातें या व्यवहार इस तरह का होता है कि जो पर्सन है जो टारगेटेड है वो अपने आप हाशिए पे चला जाता है और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम सिस्टम से निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है आप सच में कहाँ से आए हो, एक ये छात्र से इस तरह से बोलना जो कि लोकली पैदा हुआ उसको ये ऐसा महसूस कराएगा कि वो यहाँ का नहीं है, वो विदेशी है।
किसी श्वेत छात्र से उसके बालों को बिना अनुमति के छूना और यह मानना कि वो विदेशी है। किसी जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है उससे पूछना आप और कोशिश क्यों नहीं करते, या अपने आप को ज़्यादा एबल क्यों नहीं बनाते। तो माइक्रो एग्रेशन जो है वो दिखता नहीं है, बट इसका ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है लॉन्ग टर्म में, और जो भी रेशियल बैटल फटीग पैदा कर सकता है, और लंबे समय तक क्रॉनिक जो स्ट्रेस होता है या हाइपर विजिलेंस होता है, हाइपर अराउजल और सेल्फ डाउट को पैदा कर सकता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऐसी परिस्थितियां जहां किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स को, जैसे कि उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, शिक्षा तक पहुंच, हिंसा से सुरक्षा या बुनियादी सम्मान से उसे वंचित किया जाता है, वो उसे हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन बोलते हैं। ये व्यक्तिगत हो सकता है, सामुदायिक हो सकता है या प्रणालीगत हो सकता है। हेट क्राइम्स एंड वायलेंस किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पहचान की वजह से कोई भी शारीरिक हमला होना, उसको हम हेट क्राइम या वायलेंस बोलते हैं, या धमकी देना भी इसके अंतर्गत आता है। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं कि नॉर्मली वो लोग एक्यूट ट्रॉमा का एंड्योर करते हैं, जैसे कि उनके लॉन में किसी ने जलता हुआ क्रॉस डाल दिया, या किसी को क्योंकि वो एक डिफरेंट रिलीजन के हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है नेबर्स के द्वारा या उनके स्टूडेंट्स के द्वारा। तो उनमें क्या होता है, एक परसिस्टेंस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि उन्हें कहीं पे भी सेफ फील नहीं है। अनजस्ट पनिशमेंट एंड डिटेंशन बहुत सारे पॉलिसीज ऐसी हैं जो रेशियली बायस्ड होती हैं और डिसिप्लिनरी होती है, जिसकी वजह से स्कूल से जेल तक की पाइपलाइन बन जाती है। इमिग्रेशन डिटेंशन के बारे में हम सब जानते हैं, और कुछ नस्लें इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, असहायता, अति सतर्कता यानी हाइपर विजिलेंस, या फिर जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं उनके प्रति अविश्वास की भावना बढ़ जाती है। बच्चे जो माता पिता से अलग हो जाते हैं इमिग्रेशन डिटेंशन की वजह से, उनमें अटैचमेंट डिसरप्शन हो जाता है और अर्ली ऑनसेट ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन भी एक कॉमन वे है ये सब करने का। तो जैसे डिनायल ऑफ वोटिंग राइट्स है ना, कुछ सर्टेन नस्लीय कम्युनिटीज़ के लिए स्कूल में भी व्हील चेयर रैंप नहीं होना, या फिर जो सांकेतिक भाषा होती है डी या डम्प बच्चों के लिए, वो उनका उसका नहीं अवेलेबल होने से वो लोग बच्चे जो है वो प्रभावी एजुकेशन को नहीं एक्सेस कर सकते। तो उनके पास एक्सप्रेशन नहीं है तो वो फेल होंगे, फिर वो आगे उनकी एजुकेशन जो है वो डिनाई हो जाती है। केवल अंग्रेजी भाषा वाले विश्वविद्यालयों में लैंग्वेज संबंधी जो बैरियर्स होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि घर में अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, तो वो आपको पीछे कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि आप यू डोंट बिलोंग हियर, और इसकी वजह से निराशा और लर्नड हेल्पलेसनेस और इंटरनल पेन्स जो होते हैं वो ज़्यादा महसूस होते हैं, स्पेशली बच्चों को। कल्चरल इरोजन, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर आप अपनी ट्रेडिशनल अटायर्स पहनते हैं और अगर आपको लोग मजाक बनाते हैं, आप धीरे धीरे उसको कम कर देते हैं। आप अपना ट्रेडिशनल फूड खाते हैं, उसको कम कर देते हैं, और इंडिजिनस हिस्ट्री को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो वो इन लॉन्ग टर्म पूरी की पूरी कल्चर को इरोड कर सकता है, या फिर जस्ट डिसअपियर कर सकता है। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होते हैं कि लोग अपने जो होता है पूरे के पूरे कलेक्टिव कल्चरल ट्रॉमा होता है, पूरी की पूरी एक जो जनरेशन होती है उनका शेयर्ड सेंस ऑफ लॉस होता है, वो अपना सारा आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, अपनी हेरिटेज को लॉस कर देते हैं। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ हार्म, तो how exactly do bullying, racism, discrimination and human rights violation get under the skin? इसके बारे में आइए पता करते हैं। तो cognitive mechanism, cognitive schemes और core beliefs, इसकी वजह से क्या होता है, लोगों में बिलीव हो जाता है कि मैं बेकार हूँ, मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, यहाँ कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा। तो ये आपके जो अपने ऊपर जो होता है बिलीफ उसको कम कर देता है, और आप अपने आपको नेगेटिव लाइट में देखने लगते हैं। अटेंशन बायस टुवर्ड्स थ्रेट्स, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अननेसेसरीली अटेंशनल हो जाते हैं थ्रेट्स के लिए। हर व्यक्ति से उनसे डर लगता है, अपने आसपास के वातावरण पर वो हमेशा नजर रखते हैं, तो कभी कंफर्टेबल नहीं रह सकते, उनके अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रहती है, तो उनका नर्वस सिस्टम कभी रिलैक्स नहीं करता। हर चीज़ को वो उन्हें लगता है कि वो मैनिपुलेट
किए जा रहे हैं या उनको भड़काया जा रहा है। लर्नड हेल्पलेसनेस हो जाती है, उन्हें लगता है कि इस सिस्टम में मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा तो वो अपनी भी हेल्प क्यों करे, मैं क्यों कोशिश करूँ सीखने की। डिप्रेशन का सामना करने लगते हैं। एक इंटरनलाइज ऑपरेशन हो जाता है और खुद का दिमाग महसूस करने लगता है कि नहीं मैं कम हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं इतना प्रदर्शन मतलब मैं इससे बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जनरेशन्स ने यही सीखा है कि नहीं आप कम हो और उसको री किया जा रहा है, तो इंटरनलाइज कर लेते हैं ऑपरेशन को। इमोशनल मैकेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं। इमोशनल डिसरेगुलेशन हो जाता है, वो अपने आप से घृणा करने लगते हैं, वो अपने आप को गुस्सा करने लगते हैं और या अपने आप को डिसोसिएट करने लगते हैं, शेम और गिल्ट को महसूस करने लगते हैं। ये मेरी गलती है कि उन्होंने मुझे चुना, मेरी में ही कुछ कमी थी जिसकी वजह से मेरे साथ बुलिंग या रेसिज्म हुआ। एंग्जाइटी और हाइपर अराउजल, हर चीज़ में उनको डर लगता है, उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उनकी स्ट्रेस रहता है, फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनका जो हिपोकैम्पस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सर्किट होता है वो इरेगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली वो घबराए हुए रहते हैं। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस पीटीएसडी और कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी उनको ट्रिगर हो जाती है, तो वो कंटिन्यूसली सिवियर स्टूडेंट्स उनको जो है वो फुल ब्लोन पीटीएसडी एपिसोड्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इंट्रूसिव मेमोरीज हो सकती हैं, नाइटमेयर्स हो सकते हैं, अवॉइडेंस हो सकते हैं, नेगेटिव मूड ऑल्ट्रेशन हो सकता है और हाइपर विजिलेंस हो सकती है। तो जो डेली माइक्रोग्रेशंस होते हैं उसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गड़बड़ी होती है, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के उनका लॉस हो जाता है और वो एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कैसे फ़र्क पड़ता है। एच पी एक्सेस डिसरेगुलेशन हो जाता है, तो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन कंटिन्यूअली आपकी बॉडी में बने रहते हैं, तो आपको एलोस्टेटिक लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बाकी सारे जैसे नींद में गड़बड़ी, भूख में परिवर्तन, आप में जो एक प्रतिरक्षा को आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो आपका अफेक्ट हो जाता है, अस्थमा हो जाता है या पेट से रिलेटेड जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के लिए आपकी जो सेंसिटिविटी वो बढ़ जाती है। इन्फ्लामेटरी पाथवेज, पता चलता है कि शोध से पता चलता है कि सामाजिक तनाव आपको प्री इन्फ्लामेटरी साइकोट्रॉन्स को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको लंबे समय में डिप्रेशन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस तो कॉमन सिम्टम्स हैं। लंबे समय तक अगर ट्रॉमा को हैंडल करते हैं तो आपकी हिपोकैम्पल वॉल्यूम कम हो जाती है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो सकता है, डिसीजन मेकिंग और आपका जो स्ट्रेस को रेगुलेशन या गुस्से को रेगुलेशन करना होता है वो आपका कम हो सकता है। ओवर एक्टिव एमिगडाला यानी इमोशनल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और आपका थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको हर जगह लगे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो। सोशल और बिहेवियरल मैकेनिज्म, आइसोलेशन और विड्रॉल कॉमन सिम्टम्स हैं। जब आपको लगता है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप सोशली अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, आप भाग लेना बंद कर देते हैं और बाकी नुकसान से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आप सोशल एंग्जाइटी आपकी बढ़ जाती है। अग्रेशन एंड री रेप्लिकेशन, आप में अग्रेशन हो जाता है और आपके साथ जो हुआ है वो आप दूसरों के ऊपर वही काम करना चाहते हैं, तो एक साइकिल बन जाता है कि आपको किसी ने बुली किया, आप किसी और को बुली कर रहे हैं, तो इस तरह से सोशल सिस्टम जो है वो पूरा बिगड़ने लगता है। इम्पेयर्ड एकेडमिक इंगेजमेंट, अगर आप कंस्टेंटली रेसिज्म बुलिंग फेस कर रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन और कॉग्निटिव रिसोर्सेज जो है वो थ्रेट मॉनिटरिंग में चले जाते हैं, तो आपकी एकेडमिक जो इंगेजमेंट है वो कम हो जाता है और कंप्लेंट्स आती हैं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे स्कूल पॉइंटलेस लगता है, क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें सीखने की। रिस्क टेकिंग और सब्सटेंस अब्यूज़ बढ़ जाता है, जो इमोशनल पेन होता है, नमनेस होता है, उससे बचने के लिए यंगस्टर्स जो है वो शराब और नशीली दवाओं का या फिर गलत व्यवहार का सामना करने लगते हैं। जीवन भर मानसिक स्वास्थ्य के परिणाम इसका क्या इसकी वजह से हो सकता है, तो जैसे कि अलग अलग एजेस में अलग अलग प्रभाव परिणाम होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में अगर आपने एक्सेप्ट इस तरह की चीज़ों को देखा है तो जो आपके जो इमोशनल वेलबिंग होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। बच्चे स्कूल से बचने के लिए रोते हैं, गुस्सा करते हैं, बीमारी का नाटक करते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। सिर दर्द, पेट दर्द और भावनात्मक संकट की अभिव्यक्तियाँ होती हैं। अगर देखभाल करने वाले लोग सहायता नहीं करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो बच्चा और गलत व्यवहार करने लगता है, बार बार गुस्सा आता है, भाई बहनों के प्रति आक्रामकता बढ़ जाती है, पीछे हट जाते हैं, जैसे बिस्तर गिला करने लगते हैं या बाइट करने लगते हैं।
लेट चाइल्डहुड या अर्ली एडोलेसेंट में क्या होता है, पीयर अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से सोशल एंग्जाइटी या अवॉइडेंट बिहेवियर बढ़ जाता है, उनकी बॉडी इमेज या सेल्फ एस्टीम इशू हो जाते हैं, एकेडमिक डिक्लाइन आ जाता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, और रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म यानी सुसाइडल आइडिएशन या खुद को तकलीफ देने का जो बिहेवियर है हाँ उसकी शुरुआत हो जाती है। जीवन भर मानसिक स्वास्थ्य के परिणामों में आगे हम जानेंगे, तो लेट एडोलसेंस जो कि 15 से 18 साल की उम्र होती है, वहाँ पे आपको इस सेल्फ इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, आप अपनी पहचान बना रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, कॉलेज करियर के बारे में, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं तो आपको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड शुरू हो सकते हैं, आप कंटिन्यूसली डिप्रेशन का, होपलेसनेस का या यूज अनयूजफुलनेस का शिकार हो सकते हैं, आप सब्सटेंस यूज की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उससे आपको डिसोसिएट करने में हेल्प मिलती है। पीयर ग्रुप शिफ्ट हो सकता है, आप गलत लोगों के संगत को प्रेफर करने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे आप अपने आप को सेफ फील करते हैं। अब अर्ली एडल्टहुड यानी 19 से 29 साल की उम्र में आपको वल्नरेबल फील होता है, आप अपने काम पे या अपने कॉलेज में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और जो नए एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस को, पुराने गमों को ताज़ा कर देते हैं। कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जैसे कि फ्लैशबैक, पूरे सपने आना, पूरे टाइम अपनी नेगेटिव इमेज को इंटरनलाइज करना, रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज होती हैं, आप इंटीमेट साथी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपको किसी पे भरोसा नहीं होते हैं, या आप अब्यूसिव बन जाते हैं या अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, काम पर आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप फ्लैशबैक्स को फील कर रहे हैं या आप डिसोसिएटेड हो रहे हैं, या वहाँ पे आपको भेदभाव का सामना हो रहा है, या फिर आपको जो कंडीशनल है वो फेवरेबल नहीं है, तो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस आपको और भी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर। मिडिल एडल्टहुड में क्या होता है, 30 से 50 साल में वल्नरेबिलिटी, इसकी वजह से क्यूमुलेटिव स्ट्रेस हो जाता है जो कि हमारी बाकी चीज़ों को, जैसे कि हमें नौकरी की जिम्मेदारियां, परिवार की देखभाल या प्रणालीगत पूर्वाग्रह या जो होते हैं वो स्ट्रेस होता है हमारा, वो बढ़ जाता है। कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस, क्रॉनिक डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज़, बहुत सारी जो हमारी इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। पेरेंटिंग स्ट्रेस, जिन अडल्ट ने बचपन में इन सब चीज़ों को फील किया है वो अपने बच्चों को सपोर्ट करने में या हेल्प नहीं कर पाते हैं, उससे उनकी पेरेंटिंग जो है वो और उनके लिए स्ट्रेसफुल हो जाती है, और ये एक मल्टी जनरेशनल साइकिल बन जाती है। लेट एडल्टहुड, 50 प्लस एज में क्या क्या हो सकता है, तो आपकी जो लाइफ का जो प्रोग्रेस है, आपकी हेल्थ में डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ओल्ड पीपल के साथ जो होता है वो दुर्व्यवहार या एज के हिसाब से होने वाले भेदभाव की संभावना बढ़ जाती है। कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस, कंपाउंडेड इफेक्ट होते हैं क्योंकि दशकों से चली आ रही जो माइक्रो अग्रेशन या रेसिज्म, बुलिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बढ़ती जा रही है, तो आपको लगता है कि पूरी लाइफ में कभी कोई भी मेरे साथ है ही नहीं, आप आइसोलेट हो जाते हैं, लोनलीनेस को फील करते हैं, अपने बड़े बच्चों से दूर चले जाते हैं क्योंकि आपको एजिज्म का सामना करना पड़ रहा है, लोग आपकी एज को पहले देखते हैं बट आपके वैल्यूज़ को या इमोशनल मैच्योरिटी उसको नहीं देख पाते हैं। कॉग्निटिव डेक्लाइन, ऑफ कोर्स जब आप इतना लंबे समय तक क्रॉनिकली इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं तो आपको कॉग्निटिव जो डेक्लाइन है वो कॉमन होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, आपका जो न्यूरोबायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगता है। इंटरसेक्शनैलिटी और वल्नरेबल सब पॉपुलेशन, कोई भी व्यक्ति इन नुकसानों के अन्य पहचान कारकों से अलग से अनुभव नहीं करता। क्रेशा 1989 में हमें बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी जो कॉमन सामाजिक पहचान होती है जैसे जाति, लिंग, यौन, अपने सेक्सुअल आइडेंटिटी, विकलांगता या सामाजिक आर्थिक स्थिति की वजह से इनका जो इंटेंसिटी होता है और उनका जो रिजल्ट होता है वो इम्पैक्ट होता है, तो कौन लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, एल जी बी टी क्यू प्लस प्लस यूथ ऑफ कलर। अब ये दोनों ही अपने आप में आपको एक माइनॉरिटी बना देते हैं, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो डुअल माइनॉरिटी स्ट्रेस की वजह से आप और भी ज़्यादा डिप्रेशन का, सुसाइडल आइडिएशन का या फिर होमलेसनेस का शिकार हो सकते हैं। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, कॉमन जो होते हैं हमारे रीज़न है, फिज़िकल, कॉग्निटिव या इमोशनल, स्टूडेंट्स जो डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं और उनको बुलिंग
बहुत इजीली इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर पहले से महसूस कर रहे होते हैं और लोग उनको प्रॉपर अगर उनको समायोजन या इंक्लूजन का मौका नहीं देते हैं तो वो लंबे समय तक नेगेटिव होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस का अनुभव करते हैं। इमिग्रेंट एंड रिफ्यूजी चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें हमेशा एक्स्ट्रा या अदर्स के रूप में देखा जाता है और जेनोफोबिक बुलिंग का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से पहले से वो अकेले आते हैं और जब उन्हें लोकल रिलेशनशिप्स नहीं बिल्डअप होते हैं तो वो गरीबी का सामना करते हैं। उनके पास उनके रिसोर्सेज कम होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज की एक्सेस कम होती है, तो ये जो होता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट बढ़ता जाता है इन सब चीज़ों। इंडिजिनस यूथ, तो जैसे इंडिजिनस यूथ है क्योंकि इतने मल्टी जनरेशनल उन्होंने बुलिंग और रेसिज्म का सामना किया है और स्कूल में अभी भी जो डिसिप्लिनरी पॉलिसीज़ होती हैं उन्हें सपोर्ट नहीं करती या अच्छे प्रोग्राम्स में उनको मौका नहीं देती, तो ये लंबे समय तक जो है वो एक कल्चरल शेम, इंटरनल जनरेशनल पीटीएसडी और हाई रेट ऑफ सुसाइड को बढ़ावा देता है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जैसे कुछ घटना आतंकवादी घटनाओं के बाद मुस्लिम बच्चों को संदेह या उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। किसी के जहाँ धार्मिक या जाति समूह के बारे में नकारात्मक जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी वजह से उनका जो होता है एजुकेशनल या एकेडमिक प्रेजेंटेशन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेस, क्योंकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं तो आप लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस पे आ जाते हैं और वो अपने आप में एक स्टेरियोटिपिकल आइडेंटिटी है। तो लोगों को कपड़े, अपने दिन के लंच की वजह से या वो जैसे तरह से रहते हैं उसका मजाक बनाते हैं बाकी लोग। रिसोर्सेज डिस्पैरिटी, ऑफ कोर्स जो इन सब चीज़ों का सामना करते हैं उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, इसकी वजह से जो बाकी लोग हैं वो उनके ऊपर बिल्कुल बुलिंग पे ध्यान नहीं देते या उनको इंटरवीन नहीं करने की कोशिश करता है। सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में। क्लिनिकल एंड एजुकेशनल इंटरवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने जैसे पहले बात करती कि सीबीटी और डीबीटी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये ट्रॉमा रिलेटेड जो हमारी प्रतिक्रिया होते हैं उनके बारे में हमें एजुकेट करते हैं और नेगेटिव जो हमारी सोच होती है उसे कम करने में और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ऊपर काम करते हैं। ऑफ कोर्स ये सब प्रोफेशनल सेटिंग्स में अवेलेबल होते हैं। किशोरों के लिए डीबीटी स्किल्स का बहुत ज़्यादा, किशोर यानी कि जो हमारे नवयुवक हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये किसी भी चीज़ को, डेंजर को संभालने में या इमोशनल रेगुलेशन में या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में काफ़ी काम आता है। कल्चरल रूप से कल्चरली अडेप्टेड मॉडल जो होते हैं थेरेपी के, वो सबका नहीं, केवल वेस्टर्न जो हमारे फिलोसफीज़ हैं उनको नहीं फॉलो करके आपके कल्चरली रिलेवेंट रिसोर्सेज की वजह से आपको हेल्प करते हैं। तो इसमें स्टोरी टेलिंग या फिर जो इमिग्रेंट रिलेटेड रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल करवाना शामिल है। स्कूल आधारित प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि स्कूल से बुलिंग की शुरुआत होती है, तो स्कूल में बच्चों को अवेयर कराना कि क्या गलत है, क्या सही है, कैसे रिपोर्ट करें, अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसका एक सही सिस्टम है उसको डील करने के लिए, और सब बच्चे जब साथ में बैठ के बात करते हैं तो वो एक दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कीवा फिनलैंड में इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है कि पीड़ितों का समर्थन किया जाए और जो बुलिंग कर रहे हैं उनको हतोत्साहित किया जाए। और बहुत सारी पुनर्स्थापनक प्रथाएं हैं जहाँ पे अगर आपका डिसिप्लिनरी पॉलिसी रॉन्ग है तो उसको चेंज करें। एक आइडियल सिचुएशन दे जहाँ पे आप नॉन जजमेंटल तरीके से हर एक की बात सुने और फिर उस हिसाब से उन्हें डिसाइड करने के लिए उनके जो डिसिप्लिनरी एक्शन से डिसाइड करें। उनके सिस्टम चेंज होता है तो लोग चेंज हो जाते हैं। आघात सूचित स्कूल प्रथाएं जो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड होती हैं स्कूल में, वैसी पॉलिसीज़ और 5R फ्रेमवर्क को यूज़ करना। तो धमकाना और भेदभाव को पहले सबको बारे में, इसके बारे में समझाना ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को और वर्कर्स को इसके बारे में, इसके सिम्टम्स पता हो और वो इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। उसके बारे में जो उनकी पॉलिसीज़ हैं
उनके बारे में नॉलेज दें। सेकेंडली, इसको रिपीटेशन को रोकने की कोशिश करें, ट्रिगर्स से बचें, ऐसी आइसोलेटेड क्लासेस या सोशल जो शेम है उसको इस बारे में कम करें। फिज़िकल और मेंटल सिक्योरिटी देना, एक दूसरे को विश्वसनीयता का निर्माण करना, इमोशनल रेगुलेशन स्किल सिखाना, तो रेजिलियंसी डेवलप करना, एक प्री इन्फॉर्म्ड जो दिनचर्या होती है उसको फॉलो करना, बच्चों को अपने आप को रेगुलेट करने के लिए एक शांत कोने का जहाँ पे अवेलेबल करवाना, मेंटरशिप करना, ये सब चीज़ों से मल्टीकल्चरल क्लब बनाना, स्कूल में हम जो है बुलिंग और रेसिज्म को कम कर। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो रोकथाम कर सकती हैं, ये नीतिगत चेंजेस ला सकते हैं। तो भेदभाव विरोधी नीतियाँ बनाना, पाठ्यक्रम में एकीकरण करना, यानी कि पाठों में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की तरह इसको शामिल करना, और जो हिस्ट्री में जो रॉन्ग डूइंग हुई है उसके बारे में बात करना। जो वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनको इसके बारे में रेगुलरली एजुकेट करना, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बताना जहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड को ये बारे में बात करें, और कल्चरल सेलिब्रेशंस को इम्प्रूव, कल्चरल हॉलीडेज़ को इम्प्रूवमेंट दें, बढ़ावा दें, कल्चरल प्रेजेंटेशंस को बढ़ावा दें, ताकि लोग एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जान सकें और समझ सकें। जो ज़्यादा रिस्क की स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ ऐसा हो सकता है, उनकी स्क्रीनिंग करना और अर्ली इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पीड़ित को और जो दुर्व्यवहार करने वाले दोनों को पहले आइडेंटिफाई करके और अर्ली इंटरवेंशन करके इसको रोक सकें। फैमिली से उनको कनेक्ट करना, माता पिताओं के लिए भी वर्कशॉप अवेलेबल कराना ताकि वो समझ सकें और अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें। कम्युनिटी लीडर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन और सहायता पहुंचाना, और सुरक्षित रिपोर्टिंग चैनल बनाना, एनोनिमस रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी जो है वो अपने फ्रेंड्स के बारे में या गलत लोगों के बारे में रिपोर्ट कर सके। इसके बारे में नीति और वकालत करना, जिला स्तरीय नीतियाँ बनाना, और विधायी कार्यवाही यानी कि प्रोविंशियल लेवल नीतियाँ बनाना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, जहाँ पे स्कूल से जो आपके इंफॉर्मेंट्स हैं वो लोकल मेंटल हेल्थ एजेंसीज के साथ काम कर सकें, मानव अधिकार कानूनी सहारा या सामुदायिक संस्थाओं की एक सूची बना सकें, और लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में इन्फॉर्म कर सकें। एज एजुकेटर्स हमारे जो डेली इंटरेक्शन होते हैं उनका प्रोफाइंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारा सिस्टम बेटर हो सके। तो मॉडलिंग इंक्लूसिव बिहेवियर, अगर आप ऐसी किसी पोजीशन में हैं जहाँ पे आप लोगों के साथ इंक्लूसिव टी को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। आपकी लैंग्वेज मैटर करती है, आप पॉजिटिव स्टीरियोटिपिकल बातों से दूर रहिए, पॉजिटिव बात कीजिए, इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ कीजिए, करेक्ट माइक्रो एग्रेशन, अगर कहीं पे आप देखते हैं कि कोई इस तरह की टिप्पणी कर रहा है या गलत कमेंट कर रहा है तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सेलिब्रेट कल्चरल स्ट्रेंथ्स, लोगों की कल्चरल फूड, उनकी ट्रेडिशंस को, कहानियों को साझा करना या फिर शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सब लोगों को प्लेटफॉर्म ऐसा लगे कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, लोग उनके बारे में सीख पा रहे हैं। क्रिएटिंग सेफ फिजिकल एंड इमोशनल स्पेसेस बनाना, क्लासरूम में इस्टेब्लिश करना नॉर्म्स, ताकि सब लोग मिलकर के जानते हो कि अगर हम बोलेंगे रेसिज्म को फेस कर रहे हैं या हम किसी और के साथ कर रहे हैं तो क्या 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 उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेफ जोन्स बनाना, ऐसी जगह बनाना जहाँ पे स्टूडेंट्स जा सकें अगर उन्हें डर लग रहा है या उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ बुलिंग हो सकती है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और रेफरल, रेड फ्लैग्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट अचानक से ग्रेड्स में खराबी हो रही है, बहुत ज़्यादा एब्सेंट है, अनएक्सप्लेन्ड उसको चोट है, मूड में चेंज हो रहा है, और अगर उसने आपने सेल्फ हार्म के सिम्टम्स देखे हैं तो ये रेड फ्लैग्स हैं कि वो बच्चा किसी न किसी चीज़ से गुजर रहा है। ट्रस्टेड अडल्ट होना, ऐसे व्यक्ति जो आपको बिना जजमेंटल सुन सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप बहुत चुप रहने लगे हो तो कैसे बात करें,
फिर रेफरल पाथवेज बनाना, स्कूल में साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट का अवेलेबल होना, या फिर जो आपके सोशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं उनके पास रेफर करने का एक सिस्टम बनाए। कोलैबोरेशन एंड एडवोकेसी, इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स बनाए, जो कि क्लास के बाहर जो पहले से जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करने में हेल्प कर सकें। पॉलिसी में इनपुट दें ताकि जो स्कूल बोर्ड्स हैं या फिर आपके डिसीजन मेकर्स हैं वहाँ पे आप पॉलिसी में चेंज कर सकें। और फैमिली आउटरीच, अगर आप बच्चे से बात कर पा रहे हैं आप उनकी फैमिली को आउटरीच कर पाएँ और उनको सोशल और इमोशनल और एजुकेशनल रूप से उनको सपोर्ट दें। कंक्लूजन क्या निकलता है? बुलिंग, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन सामाजिक समस्याएं नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक आघात हैं जो स्वस्थ विकास को पटरी से उतार देते हैं, आत्मसम्मान को नष्ट कर देते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को स्थायी नुकसान पहुंचाते हैं। प्रभाव की कई लेवल्स होते हैं, व्यक्तिगत, संज्ञानात्मक विकृतियाँ और भावनात्मक अनियमितता से लेकर बहिष्कार को कायम रखते हैं और हमारी नीतियाँ ऐसे हो जाती हैं कि हर एक बोझ को बढ़ाती जाती हैं। इनमें इंटर रिलेशन होता है, हम किसी एक चीज़ को अलग नहीं कर सकते। हाशिए पे पड़ जाने के बाद जो आपकी पहचान है वो ख़त्म होने लगती है और ये सब जो रिस्क हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करने लगती हैं। रेफरल और इसका इंटरवेंशन और रेजिलियंस, जो कि एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन है उनके हिसाब से हम कर सकते हैं। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर, लोगों से बातचीत करना और कल्चरली रिलेवेंट एंड अडेप्टेड एजुकेशन और ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाना। रोकथाम के रूप में शिक्षा, अगर आप किसी चीज़ को रोक सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आसान है बजाय उसको ट्रीट करने के। तो समावेशी सहायक वातावरण बनाना, समान का आदर्श करना और स्कूल में इस तरह के रिस्क को कम कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की रेजिलियंसी को बढ़ा सकते हैं। आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। हर बातचीत, हर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, हर गलत चीज़ को रोकना एक ऐसी कल्चर को बनाने में हमारी मदद करती है जहाँ के छात्रों को लगता है कि वो देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं और वो सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी अगर आप जानते हैं किसी को जिसको इस तरह की हेल्प की ज़रूरत है या थेरेपी की ज़रूरत है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट ucca.ca पे जा कर के हमारी टीम के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का सेशन सुनने के लिए धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच।